स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का 20 महत्वपूर्ण टिप्पणी को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम 20 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी को पढ़ेंगे जो कि पूरे किताब से सभी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए द्विनिषेचन पर आपको टिप्पणी किस प्रकार से लिखना है। देखिए पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। जो पराग नलिका होती है उसमें दो नर केंद्रक उपस्थित होते हैं और दोनों क्या करते हैं, नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। और भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक यानी अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। दो नर केंद्रक होते हैं जो नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। इनमें से एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके केंद्र के साथ संलयित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि वहां पे दो ध्रुवीय केंद्रक होता है तो यहाँ पे तीन संलयन हो गया, इसलिए त्रिसंलयन हो गया। यहाँ पर एक ही भ्रूणकोश में दो संलयन होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी कि एक ही भ्रूण में दो बार निषेचन होता है, इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं, दो निषेचन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। इतना आपको लिखना है इसमें टिप्पणी में। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है। दूसरा है असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। इस पर भी टिप्पणी पूछता है। तो देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पौधे के निर्माण की इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन हुए बिना नए पौधे का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को ही कहते हैं असंग जनन। असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है कायिक जनन, दूसरा होता है अनिषेक बीजता। तो देखिए कायिक जनन क्या होता है। देखिए इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, किसी कलिका से नए पौधे का जन्म होता है, यानी उनकी डंठी से नए पौधे का जन्म होता है। जैसे कि आलू, गन्ना, हल्दी आदि। जैसे कि देखिए गन्ना काट कर बोते हैं तो यानी कि उसमें कोई बीज नहीं बोया गया है, वो गन्ना काट के बोया उसमें से पौधा निकल जाता है। दूसरा अनिषेक बीजता। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जैसे कि मक्का और धतूरा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रायः एक बीजांड या बीज में एक ही भ्रूण होते हैं, लेकिन जब एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अनावृत्त बीजी पौधों में यह घटना अधिक होती है, लेकिन आवृत्त बीजी पौधों में यह काफी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में किया था। बहुभ्रूणता का मतलब होता है जैसे कि कोई एक बीज है, मान लीजिए कोई हमारा एक बीज है। अब बीज में क्या होता है, बीज में एक पौधा निकलता है, लेकिन अगर एक ही बीज में दो चार पौधे, यानी फूटने का मतलब होता है भ्रूण, जब पौधा निकलता हल्का सा फूटता है बीज, अंकुर होता है उसे भ्रूण कहते हैं। इसमें तीन चार भ्रूण निकल रहे हैं, यानी कि इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अगर एक ही बीज में तीन चार भ्रूण निकल रहे हैं, एक से अधिक भ्रूण निकल रहे हैं, उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। तो ये हो जाएगा बहुभ्रूणता। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है कि आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए मादाओं में अंडाणु का निर्माण 28 दिन के बाद होता है। इसे चक्र को ही आवर्त चक्र या फिर मासिक चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष में शुरू हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले दो प्रमुख हार्मोन्स हैं, LH व FSH हार्मोन्स। ये दो हार्मोन्स हैं जो आवर्त चक्र का नियमन करते हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं जिनकी संख्या स्त्री व पुरुष में समान होती है, जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है। मादा का लिंग गुणसूत्र होता है XX
और नर का गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र XY होता है। इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है। देखिए कैसे, देखिए क्या होता है यहाँ पे, जो महिला होती है, महिला में X गुणसूत्र होता है और जो पुरुष होता है, पुरुष में होता है XY गुणसूत्र। अब देखिए, जब जब महिला का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिलता है तो ये XX बनता है, यानी कि ये क्या बना, ये लड़की बन गया, तो लड़की का जन्म होता है, इसका लड़की का जन्म होता है। लेकिन जब महिला का X गुणसूत्र पुरुष के Y गुणसूत्र से मिलता है तो XY बनता है, तब लड़के का जन्म होता है। क्या होता है, तब लड़का होता है। तो इस प्रकार से होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर जब एक लक्षण दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी ना हो सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गुलाबी लाल रंग का पुष्प होता है और सफेद रंग के पुष्प के बीच में हमने क्या कराया, संकरण कराया, तो वहां पे ना लाल प्रभावी हुआ ना सफेद प्रभावी हुआ, दोनों का मिक्स हुआ, जैसे कि गुलाबी रंग हुआ, यानी कि लाल भी अपना लक्षण दिखा रहा है और फिर सफेद अपना लक्षण दिखा रहा है, तो जैसे गुलाबी पुष्प हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होता है अपूर्ण प्रभाविता, पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण प्रभाविता। जैसे कि देखिए मीराबिलिसस जलापा पौधे में देखिए लाल पुष्प के पौधे और सफेद पुष्प के पौधे के बीच हमने क्या कराया, संकरण कराया, तो गुलाबी पौधा अपन पीढ़ी में उपस्थित हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या अपूर्ण प्रभाविता हुआ। इसका अनुपात होगा 1:2:1, यानी कि एक लाल, दो गुलाबी और एक सफेद, ये सेकंड पीढ़ी में आएगा। आगे देखिए, 7वां टॉपिक है कि मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, मानव जीनोम एक बड़े स्तर की परियोजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीन की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म होते हैं तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। $3 यानी कि 200-250 रुपये तक का। इस परियोजना की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 13 वर्ष का समय लगता है। इसे व्यापकता के कारण महापरियोजना भी कहते हैं। इसके इतने बड़े होने के कारण इसे महापरियोजना कहते हैं। अब देखिए 8वां टॉपिक क्या है। 8वां टॉपिक है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के डीएनए में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। इस तकनीकी को सर्वप्रथम एलेक जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विभिन्न ऊतकों जैसे कि बाल, खून, लार, त्वचा, वीर्य, योनि द्रव आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका उपयोग करके किसी खूनी, बलात्कारी, पैतृक के संबंध आदि की पहचान की जा सकती है। यह होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब आगे देखिए, अगला है कि टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, टीका निलंबित कोशिकाओं या शुष्क सूक्ष्मजीवों या कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जिसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रदान करने हेतु किया जाता है। यह एंटीजन का घोल होता है जिसे इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश करा के प्रतिरक्षा प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की, इसलिए इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसे? एडवर्ड जेनर को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्टेम कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना है। स्टेम कोशिकाएं या मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इनके द्वारा हृदय रोग, बहरापन, रक्त कैंसर, त्वचा निरोपण आदि का उपचार भी किया जा सकता है, किसी द्वारा? स्टेम कोशिकाओं के द्वारा। अब आगे देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबिये पेचिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, अमीबिये पेचिस एंट अमीबा हिस्टेलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। यह आंत में विकार स्रावित करने वाले घाव पैदा कर देता है। इन घावों से रक्त, म्यूकस आदि मल के साथ पेचिस के रूप में बाहर निकलता है।
जो अमीबे पेचिस होता है क्या होता है इसमें एंड अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, या करता है आंत में या घाव पैदा कर देता है, जिससे घाव के साथ मल के साथ रक्त भी, खून भी और म्यूकस भी आता है, जिससे पेचिस कहते हैं। यह रोग संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। इसका सबसे बड़ा कारण है घरेलू मक्खियां। आगे देखिए, इस रोग के होने पर पेट में दर्द, सिर में दर्द, वमन की इच्छा नहीं सोने की इच्छा होती है। रोगी के आंख के पास काले घेरे बन जाते हैं तथा शरीर कमजोर हो जाता है। इस रोग से बचने का सबसे अच्छा उपाय व्यक्तिगत स्वच्छता व साफ सुथरा भोजन का सेवन करना है। अब देखिए अगर 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी पांव या फाइलेरियसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी फाइलेरिया पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, यह रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग ऐसे क्षेत्रों में अधिक होता है जहां मच्छर अधिक होते हैं या फिर दूषित जल का प्रयोग अधिक होता है। यह रोग बुचरेरिया बैक्ट्रोफ्टी नामक परजीवी से होता है जो लसिका वाहिनियों में रहता है। इस रोग में लिम्फ वाहिनियों की एंडोथीलियम कोशिकाएं विभाजित होकर दीवारों को मोटा कर देती हैं, जिसमें यकृत, प्लीहा, अंडकोशिका, टांगों आदि का आकार बढ़ जाता है, यानी जहां पे होगा उसका आकार क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इस अवस्था को हाथी पांव कहते हैं। इस रोग से बचने के लिए मच्छर व उनके लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए, मच्छर के काटने से बचना चाहिए, जो हाथी पांव होता है, फाइलेरिया रोग होता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, आधुनिक समाज में फसलों में विभिन्न प्रकार के रसायनों, कीटनाशकों तथा पीड़कनाशकों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। वह ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले व हानिकारक होते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए जीनी अभियांत्रिकी द्वारा बेसिलस थुरिंजेसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा तैयार किए गए पौधों को बीटी फसल कहते हैं, जो क्या करते हैं, जो कीट रोधी होता है तथा इससे फसल की उपज भी 2 गुना बढ़ जाती है, यानी कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि बीटी फसल क्या होता है, इसमें फसल की प्राय किस मौसम में कीड़े बैठेंगे तो कीड़े खा लेंगे, तो कीड़े क्या होंगे, मृत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें विषैला पदार्थ होता है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, प्लाज्मिड किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है। यह स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप बना सकता है। यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार 2 रज्जुओं तथा डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। जहां गुणसूत्रों का डीएनए जीव को सूचना देता है, वहां प्लाज्मिड डीएनए असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुंचा सकता है। अब आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों को सुधार किया जाता है। इसमें रोग का उपचार करने के लिए स्वस्थ जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, जो दोषपूर्ण जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करता है। इसका पहला प्रयोग कब हुआ था? सन 1990 ईस्वी में 4 वर्षीय लड़की में किया गया था। अब आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, परजीविता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि होता है। इस प्रकार के सजीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे सजीव पर आश्रित होते हैं, जैसे कि अमरबेल किसी पौधे के बीच संबंध, अमरबेल व किसी पौधे के बीच संबंध। 17 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि अमरबेल होता है तो क्या होता है, किसी पौधे को के पास में रहता है तो उस पर चढ़ के ऊपर चला जाता है, यानी उसी पर उसके आश्रय अपना बड़ा हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है। जैसे कि आम की शाखा पर आर्किड व होयल की पीठ पर रहने वाले बार्नेकल को तो लाभ होता है, जबकि आम व होयल को कोई लाभ व हानि नहीं होता। अब देखिए
18 नंबर क्वेश्चन है कि सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, जैसे कि कवक तथा शैवाल के बीच संबंध। इसमें कवक पोषण तत्वों और जल का अवशोषण तथा शैवाल भोजन का निर्माण करता है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, विश्व संरक्षण संघ ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीवों की एक सूची तैयार की, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। इस सूची में उन सभी जीवों को शामिल किया गया है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इस बुक के द्वारा संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से मिल जाती है। इसका प्रकाशन सन 1963 में स्विट्जरलैंड में हुआ। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जैसे कि लकड़ी काटना, शिकार करना आदि पर रोक लगा होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली है, जिसका नाम वर्तमान में कॉर्बेट उद्यान या उत्तराखंड में स्थित है, जिसका वर्तमान में कॉर्बेट उद्यान नाम रखा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से होगा क्लास 12 बायोलॉजी के 20 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।